और पेन में कमी आती है, ट्यूमर के साइज में कमी आती है। हम जो 7 दिन पेशेंट को एडमिट करके ही इलाज करते हैं, और जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट 50, 60, 70, 80% तक रिकवरी करता है। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने बोला है कि इनकी एज लाइफ 1 महीने ही बाकी है, परंतु वो मरीज 3-3, 4 साल बाद भी अलाइव है, जिंदा हैं। तो बहुत ही सुखद परिणाम हम देखने को हमें इसमें मिलते हैं। और हर प्रकार का कैंसर, वो किसी भी स्टेज का कैंसर हो और किसी भी बॉडी के पार्ट में हो, हर प्रकार के कैंसर का हमारे द्वारा इलाज किया जाता है। ये सर रिसर्च तो बड़ी लंबी हुई होगी ना इसको लेकर, काफ़ी लंबा वक्त होगा, लंबा समय होगा। पहले तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आया होगा कि कैसे कैंसर जो पेशेंट हैं उसे दर्द ना हो। जी बिल्कुल सही कहा। हम लोग पिछले 91 से हम लोग काम करते हैं, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच हमारे आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा जी हैं। जब ये कैबिनेट मंत्री थे तो इन्होंने 97 में उस समय 5 बेड के OPD हमने स्टार्ट की थी, तो इनका इनॉग्रेशन भी इन्हीं के हाथों से हुआ था। और इसके बाद 2003 में हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे, अंबिका सोनी जी थी, इन लोगों ने 100 बेडेड हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। और उसका जो रिसर्च हमने पाया कि OPD बेस पे हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, हमने हार्ट पे, लंग्स पे, किडनी पे भी वर्क किया और रिजल्ट हमें मिलते गए। और हमने स्पेशली 2019 में कैंसर पे हमारा पूरा जो अस्पताल था वो हमने कैंसर को डेडिकेटेड कर दिया, और 100 बेडेड हॉस्पिटल में केवल हम कैंसर का ही इलाज करते हैं। और बहुत ही आश्चर्यजनित रूप से हमें परिणाम मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा हमने रीनल पे भी काम करना स्टार्ट किया है। ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पे चलते हैं और एक बार डायलिसिस पे जाने के बाद में वापस उसकी रिकवरी नहीं होती है, हमें किडनी ट्रांसप्लांट कराना होता है। परंतु इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन में वो सब एनर्जी है, वो कुछ शक्ति है कि पेशेंट को हम यदि 6 महीने, साल भर तक यदि कंटिन्यू ट्रीटमेंट करें तो वो डायलिसिस से बाहर आ जाता है और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके रिजल्ट भी हमें मिल रहे हैं इसमें। एक और बात कही जाती है कि कैंसर जो होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है आज की दिनचर्या है, आज का खान पान है। क्या सिर्फ यही कारण है? और साथ ही हम ये भी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, कैंसर से बचे रह सके जितना हो सके, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? देखिए कि जैसे हमारे अभी कृषि मंत्री हमारे जब पहले उसमें आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि पेस्टिसाइड्स ही इसका कारण है, और हमारे भोजन के रूप में जो खाना खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड्स ही हमारे उसमें है। हम लोग रिफाइंड तेल की बात करते हैं, रिफाइंड तेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हम कहते हैं कि हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि डबल रिफाइंड ऑयल लीजिए आप, तो क्योंकि रिफाइंड ऑयल कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे इसको हम बॉईल करते हैं, उसमें केमिकल से उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, तो वो एक पॉइजन हो जाता है। हमारे भोजन जो हम ले रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स है, तो यही एक सब कारण है। इसके अलावा हम कहेंगे कि हमारी सरकार बोलती है कि तंबाकू हमें बंद करना चाहिए, तंबाकू के पाउच पे लिखा होता है इससे कैंसर होता है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है इससे कैंसर होता है, परंतु सरकार उसको पूर्ण रूप से नहीं बंद कर रही है। और मैक्सिमम ओरल कैंसर, टंग कैंसर के जो मरीज हैं 99% जो केस ऐसे होते हैं जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कैंसर होता है। तो सरकार यदि पूर्ण रूप से बंद कर दे, प्रतिबंधित कर दे, तो निश्चित ही कि उससे बचा जा सकता है। लोगों को पता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, फिर भी तंबाकू खाते हैं और कैंसर से ग्रसित होते हैं। और हम देखते हैं कि इतनी बुरी कंडीशन होती है उस पेशेंट की कि वो अपनी लाइफ, कैंसर होने के बाद वो 6 महीने, साल भर भी जीवित नहीं रह पाता है। तो इसका खामियाजा उसको पूरे परिवार को उठाना होता है, ये बहुत ही दुखद है। तो सरकार से यही विनती है कि तंबाकू जैसी चीज़ों को पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। आप और हम सब मिलकर ही कर पाएंगे। डॉक्टर राहुल, रिसर्च की हम देख पा रहे हैं कि इंदौर में ही रिसर्च चल रही है, मेडिसिन ईजाद हो रही हैं, और ऐसी मेडिसिन जो कि पूरे देश में नहीं है, दुनिया में भी जिनकी सराहना हो रही है। आपका पूरा फोकस रहता है पढ़ाई पर, बच्चे डॉक्टर्स बने, उसमें भी इस तरह कुछ नवाचार हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, मेरा फोकस एज ए एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ तो रहता ही है, बट मैं प्रैक्टिसिंग सर्जन भी हूँ, सो आई ऑल्सो फोकस ऑन ट्रीटिंग पेशेंट्स। बट हाँ, काफ़ी जो नए दवाइयाँ, नए पद्धति काफ़ी ईजाद हो रही हैं, जैसा कि हमें सर डॉक्टर हाडिया जी ने बताया। तो ऐसे कई मेडिसिन हैं जो नई ईजाद हो रही हैं, जिनके बारे में जब तक पूरी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती, बिकॉज इट रिक्वायर्स ए थॉरो रिसर्च, ब्लाइंड एंडेड रिसर्च पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हैं, और तब तक हम उनको हमारे बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते। उनको हम एज ए रिसेंट एडवांसेस के बारे में जानकारी दे सकते हैं, बट उनका हम इम्प्लीकेशन तब तक नहीं करा जाते जब तक कि वो अप्रूवल और एक आम लोगों के लिए अप्रूव नहीं हो जाती कि हम उसे यूज़ कर सकें। तो तब तक हमें उनका वेट करना होता है। हालांकि एक बात और इस बात से अलग मैं बोलना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि लाइफस्टाइल वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर प्रिवेंशन के लिए, बट कैंसर में बहुत बड़ा रोल जेनेटिक्स का भी होता है। और एक जो चीज़ जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, मुझे लगता है जिस पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसी योजनाएं भी नहीं है कि प्रिवेंशन कि रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ पेशेंट्स। हम लोग हेल्थ चेकअप्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, जैसे आयुष्मान भी है, बट उसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि हेल्थ चेकअप के लिए कुछ प्रावधान है। जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, इवन हायर क्लास में, अच्छी सोसाइटी में भी लोग अवेयर नहीं होते हैं हेल्थ चेकअप के बारे में, पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप, दे डोंट गो फॉर इट। तो फिर आगे जाके ये समस्याएं होती हैं। जैसे कि जापान में जीआई कैंसर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग रेगुलरली करी जाती है। नॉर्थ अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी होता है, तो वहाँ पे भी इसके रेगुलर हमारे इंडिया में इसके इतनी स्क्रीनिंग के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। स्किन कैंसर्स के बारे में मैडम भी बैठे, मैडम भी जानेंगे, लेकिन हम लोगों के यहाँ इतना ज़्यादा हेल्थ चेकअप पे जोर नहीं दिया जाता कि हर 6 महीने में या साल भर में हेल्थ चेकअप कराया जाए, बट उसका कोई योजना नहीं है। यहाँ पे सरकार के भी लोग हैं, इसलिए मैं इस बात पे ज़रूर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कुछ एक प्लान, जैसा आयुष्मान है, तो इसको इंटीग्रेट करके एक हेल्थ चेकअप प्रिवेंशन और डिजीज़ को रिलेटेड कुछ एक प्लान लाएं, जिससे लोगों का बीमारी का इलाज तो एक अलग है, बीमारी से बचाव सबसे ज़रूरी है, तो उसके तरफ भी ध्यान आकर्षित करना होगा। महत्वपूर्ण आपका सजेशन है कि अवेयरनेस लाना होगी। एक और मैं जानना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में जो भी नवाचार चल रहा है, हिंदी भाषी राज्य हैं मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य, जो मेडिकल एजुकेशन है वो हिंदी भाषा में भी हो, इसके लिए सरकार की तैयारी भी है या शुरू भी होने वाली है। ये क्या जो बात कही जा रही है कि जो ग्राउंड रूट, जो गांव हैं, इसका बेनिफिट सीधे तौर पर वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर कि इंग्लिश के जानकार नहीं हैं, या फिर वो बच्चे जो कि हिंदी भाषा में पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, अब वो डॉक्टरी कैसे करेंगे? लेकिन उनके लिए ये राहत है, लेकिन क्या ग्राउंड रूट तक ये सफल हो पाएगा जो सरकार की ओर से कहा नहीं है? मैं ये नहीं मानता हूँ कि इंग्लिश की जगह हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज मैं ये नहीं कहता कि बहुत इंपॉर्टेंट, बट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब हम होते हैं तो कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन वही होता है। अगर साउथ अमेरिका से कोई आ रहा है, वो बोलेगा मैं स्पेनिश बोलूँगा, चाइना से कोई आ रहा है मैं चाइनीज़ बोलूँगा, वैसा हम नहीं कर सकते। जब हम के तौर पर सरकार कह रही है कि वो जो डॉक्टरी नहीं पढ़ सकते, नहीं, कैसे नहीं, मैं आपका इसका एग्जांपल देता हूँ। मेरे खुद के पिताजी, ही इज़ ऑल्सो ए सर्जन, वो करताना गांव में रहे, उन्होंने पूरी गांव से पढ़ाई करी और बिल्कुल हिंदी मीडियम से, और एमवाई से उन्होंने MBBS करा और जबलपुर से MS करा। तो ऐसा नहीं है। आज मैं तो मानता हूँ, मैडम ने भी अपने MBBS के दौरान देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 60% स्टूडेंट हिंदी मीडियम से आते हैं। जो लोग मेरिट में आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं। ज़रूरी नहीं है उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, बट वो समय के साथ वो चीज़ आ जाती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी को तो आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, वो तो और मुश्किल हो जाएगी। एक आम हिंदी भाषी के लिए अगर उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हिंदी में करेंगे तो और मुश्किल हो जाएगा। जैसे गॉल ब्लैडर आप और हम जाते हैं, लेकिन पित्त की थैली अब उसको हिंदी में बोलते हैं, वो तो और मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए पढ़ना। विशुद्ध रूप है उसका, विशुद्ध रूप है, तो थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल है, इसको इंग्लिश में ही रहने दिया। हाँ, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वो तो हमें आती ही है। अब जो साउथ से कर रहे हैं MBBS, तो क्या वो वहाँ पे गांव में इलाज नहीं कर पाते? उन्होंने अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज आती है, वो तो उनकी मातृभाषा है, वो तो उन्हें आएगी। बट इंग्लिश एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिस पे हम कन्वर्सेट कर पाते हैं। अगर उसको हिंदी में कर दिया जाएगा तो एक साउथ, अपने हिंदुस्तान में ही अलग अलग लैंग्वेज, सब लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, तो फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके डिस्कशन कैसे किया जाएगा? रिसर्चेस कैसे होंगी?
ये सब बहुत मुश्किल चीज़ें हैं जिनका जवाब नहीं है अभी इन चीज़ों का, तो वो इंग्लिश में है, उसका कुछ रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि FAA जो फ्लाइंग एसोसिएशन है उसमें कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। अब कोई पायलट बोलेंगे कि नहीं हम हिंदी में बात करेंगे, तो जब आप जहाँ पे है कि कॉमन प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना कि हाँ सब लोग एक इस पे कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं। अब हर अपनी अपनी लैंग्वेज में करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रिसर्च के लिए भी आगे, मेडिकल साइंस के और आगे बढ़ने के लिए भी वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नज़र नहीं आता कि उसको लैंग्वेज में बैरियर उसी पर हम जानना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्या हो, यही तो हम इस निचोड़ निकालना चाह रहे हैं। डॉक्टर रश्मि, आपसे भी इसी सवाल पर मैं जवाब चाहूँगा कि ये सजेशन है हर व्यक्ति तक पहुँचे जो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ तक ये मैसेज पहुँच पाए, आपका क्या सजेशन है? देखिए, अगर हम मातृभाषा की बात करें तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, लेकिन इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है। जब मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में या हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग सेक्टर के लोग, अलग अलग पेशेंट्स, सभी तरीके के लोग मिलते हैं। पढ़ाई के लिए इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है, जो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश को माना गया है वो इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, जैसे सर ने बताया कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है जिनको हिंदी में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो हिंदी में क्या है। हम जब प्रैक्टिस में उतरते हैं प्रैक्टिकली जैसे मैं आदिवासी मरीजों को डील करती हूँ तो मुझे उनको आदिवासी लैंग्वेज में ही समझाना होता है कि इसको ऐसा हुआ है, उसकी आदिवासी लैंग्वेज में समझाते। प्रैक्टिकली वो चीज़ अलग है, लेकिन ऑन द स्टडी टाइम और पढ़ाई के टाइम पर इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो वो एक कम्युनिकेशन के लिए बेहतर है। हिंदी अपनी मातृभाषा है और वो सर्वोच्च रहेगी, वो तो अपनी जगह है ही, वो हमारी हमेशा दिल में रहेगी, हिंदुस्तान में रहेगी ही रहेगी। दिल में तो रहेगी, हिंदी रहेगी। हम बात कर रहे थे जब आपसे चर्चा हो रही थी उससे पहले कि इंदौर अब यहाँ पर वेल फैसिलिटी मौजूद हैं। इंदौर के साथ हम मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों की बात करें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, वहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन हम दूरांचल के ज़िले या कस्बे की बात करें, हम डिंडौरी के किसी गांव की बात करें तो वहाँ अब कौन कौन सी वो फैसिलिटी पहुँचना ज़रूरी है जो कि आज के दौर के लिए बेहद बहुत ही आवश्यक है, नीडी है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो मेडिकल और एजुकेशन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जैसे पूर्वांचल, उत्तरांचल की बात करते हैं तो वहाँ पर भी सारे रिसर्चेस और ये सारी हो रहे हैं। अगर हम हमारे पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो पूना एक बहुत अच्छा टूरिज्म मेडिकल माना जाता है। सऊदी अरब के बहुत सारे पेशेंट्स, सऊदी कंट्रीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स पूना में रेगुलर बेसिस पे अपना इलाज करवाते हैं। तो ऐसे वहाँ के लिए हमें टूरिज्म फैसिलिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, वहाँ की मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में, एजुकेशन हब में डेवलपमेंट करना होगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर भी क्या वहाँ आने चाहिए या फिर गवर्नमेंट काफ़ी है? सर, प्राइवेट और गवर्नमेंट का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गवर्नमेंट को देकर कि आगे बढ़ा जा सकता है ऐसा नहीं है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में का भी बहुत योगदान है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो अंडानी अंबानी से ही हमारा देश आज बहुत आगे बढ़ा है। तो ऐसे अपने अपने जगह पर हर जगह प्राइवेट और गवर्नमेंट का सामंजस्य होगा तो हमारा डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होगा। बहुत ही फास्ट होगा। थोड़ा सा आप चलें, थोड़ा सा हम चलें, और मध्य प्रदेश के जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सरकार से भी यही अपील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा साझा करने के लिए। और डॉक्टर हार्डी, आपने जो अपने मेडिसिन के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। हम तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही इंदौर में आए हैं, मालवा में आए हैं, तो मालवा बोली का भी एक अलग अंदाज है और यहाँ के कई कलाकार निकले हैं। जब इंदौर पहुँचते हैं तो भैया शब्द आ ही जाता है। तो आज हमारे बीच ऐसे ही कुछ